अनम ने मोहब्बत की पट्टी एक आंख से उतार दी और खुद को तलाशा, अपनी जात को ढूंढा, जो शायद दो हिस्सों में बट चुकी थी। जीने के लिए खुद को धोखे में रखना भी जरूरी है, वरना कड़वी सच्चाइयां मार ही डालें। बहू जी, आज रात में क्या पकेगा? अशरफी बाबा की आवाज पर उसने सर में दर्द कर देने वाली सोचों को झटका। चिकन पुलाव और दम का कीमा। आप कीमे का पैकेट फ्रीजर से निकाल दें, मैं आती हूँ। अनम ने जवाब देते हुए पाइप का रुख पौधों की तरफ मोड़ा। अशरफी बाबा, प्लीज आज पौधों पर दवा से कर दें, मैंने नहला दिया है। वह पाइप बंद करके वहीं खुश्क घास पर बैठ गई। अच्छा बहू जी, अशरफी बाबा ने ग्रिल में से मुन्ह निकालकर जवाब दिया। वह फौजिया रज्जाक के कपड़े प्रेस कर रहे थे। काश जिंदगी पर जमने वाली काई और फफूंदी को दूर करने की भी कोई दवा मिल जाए तो यह इतनी ठस और बेमजा न रहे। अनम ने एक हरे पत्ते को उंगली से छू कर महसूस किया और खोखला कहकहा लगाया। विजदान ने चौंक कर उसे देखा। वह अपने दोस्त की तरफ जाने के लिए बाहर निकल रहा था। बड़बड़ाई। अशरफी बाबा ने चौंक कर अपनी बड़ी बेगम का सुर्ख होता चेहरा देखा। फौजिया ने जैसा चाहा वैसा होता चला गया। फिर भी उनके दिल में लगा जहरीला पौधा मुरझाया नहीं, बल्कि बदगुमानी के पानी से फल फूल कर अब मजबूत दरख्त बन गया था। रईसा के लिए लेबर रूम के बाहर गुजारे जाने वाले लम्हे बहुत भारी थे। उनकी बेटी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। डॉक्टर राहिमा इकराम अभी बहुत नाराज होकर अंदर गई थी। उनके मना करने के बावजूद सुल्ताना शौहर की ख्वाहिश पूरी करने के लिए एक बार फिर मां बनने वाली थी। उसकी हालत हर लम्हा बिगड़ रही थी। मेरे मालिक, इस बार जाक मियां की ख्वाहिश पूरी हो जाए, ताकि मेरी बच्ची को दोबारा इस इम्तिहान से न गुजरना पड़े। रईसा बस एक ही दुआ कर रही थी। बड़ी बेगम परेशान क्यों होती है? रब ने चाहा तो लड़का ही होगा, स्टाफ नर्स ने तसल्ली दी। मेरी बेटी को ऐसी बद्दुआ तो न दो, रईसा ने मायूसी से कहा तो वहां मौजूद औरतें चौंक कर उन्हें देखने लगी। क्या कह रही हैं? मैं बेटे की दुआ दे रही हूँ। यह दुआ तो सभी मांगते हैं, पता है मुझे, बस इसीलिए कह रही हूँ। बेटे की नहीं, बेटी की दुआ दो। वह भीगी आंखें पोंछती हुई बोली, तो नर्स उन्हें अजीब सी नजरों से देखती हुई आगे बढ़ गई। डा राहिमा इकरमा मशहूर बिजनेसमैन रज्जाक अहमद की फैमिली डॉक्टर थी। केस पेचीदा था, इसलिए रज्जाक कोई रिस्क लेना नहीं चाहते थे। इसीलिए शहर के सबसे महंगे मेडिकल सेंटर में बीवी का नाम लिखवाया था। रईसा बेगम के लबों पर दुआएं और आंखों में आंसू थे। रज्जाक अहमद किसी जरूरी मीटिंग में फंसे हुए थे। इसके बावजूद उन्होंने सास को कई फोन करके बीवी की खैरियत मालूम की थी। जब उनको पता चला कि सुल्ताना को लेबर रूम में ले जाया गया है तो वह फौरन आ गए। पहली नजर में ही स्टाफ नर्स फौजिया उनकी शानदार पर्सनालिटी पर मर मिटी। वह अपनी सास के पास झुके बहुत अच्छे लग रहे थे। सर, मुबारक हो, बेटा हुआ है। डॉक्टर राहिमा इकराम ने डिलीवरी रूम से बाहर आते ही खुशखबरी सुनाई। अरे बेटा, आज खानदान में एक नए फूल का इजाफा हुआ है, मुन्ह तो मीठा कराओ, किसी बूढ़ी औरत ने कहा। मेरी मिसेज कैसी हैं? रज्जाक अहमद ने रुखे फीके अंदाज में पूछा। फौजिया उनका रिएक्शन चेक कर रही थी। शी इज नाउ ओके। मगर डॉक्टर राहिमा इकराम का लहजा प्रोफेशनल हो गया। मगर क्या डॉक्टर? रज्जाक अहमद। मगर क्या डॉक्टर? रज्जाक अहमद चौंके। एक बार फिर बेटी की ख्वाहिश में अपनी मिसेज को इम्तिहान में मत डालिएगा, वरना उनकी जान के लाले भी पड़ सकते हैं। ओके। डॉक्टर को तपे हुए अंदाज में जवाब देकर वह पलट गए तो फौजिया ने बड़ी हैरत से उस बड़े आदमी को देखा जो बीवी से मिले और बेटे को देखे बगैर चल दिया था। कैसा पागल मर्द है जिसे बेटे की नहीं
बेटी की चाह है। डॉक्टर राहिमा उनको जाता देखकर गुस्से से बड़बड़ाई। मैडम का यह अंदाज फौजिया को बुरा लगा था। वैसे रज्जाक साहब पागल तो कहीं से नहीं लगते, कितने हैंडसम हैं। इनके मुकाबले में इनकी बेगम तो कुछ भी नहीं, लड़के लगते हैं। फौजिया दिल ही दिल में सोच कर रह गई। सुल्ताना रज्जाक एक घरेलू औरत थी। गुजरते वक्त के रेले में उनकी खूबसूरती और नजाकत बह गई थी। वह अपने शौहर की दीवानी थी। उनकी दोनों बेटों इरफान और अयान में जान थी। वह दोनों भी उनसे ज्यादा अटैच थे। दुनिया से निराली बातें रज्जाक हाउस में होती। ज़माना बेटों के होने पर खुशियां मनाता है, यहाँ सोग मनाया जाता था। रज्जाक को शुरू से ही बेटी की ख्वाहिश थी। सुल्ताना जब भी पेट से होती बेटी की दुआएं मांगती। रज्जाक बच्ची के लिए तरह तरह के कपड़ों और खिलौनों का ढेर लगा देते, मगर किस्मत उन्हें हर बार मायूस कर देती थी। वह कई दिनों तक सुल्ताना से दूर दूर रहते। सुल्ताना का इसमें कोई कसूर नहीं था, वह जानते थे। फिर भी जाने क्यों बेटी की ख्वाहिश जुनून बनती जा रही थी। विजदान की पैदाइश पर तो रज्जाक अहमद ने हद ही कर दी थी। उससे एक दिन बाद मिलने आए। यह वक्त सुल्ताना ने जैसे कांटों पर गुजारा था। उनके रूम लाई। शायद यह भी रज्जाक हाउस की मेहमान नवाजी का एक पुराना तरीका था। बस आपी 2 महीने से जॉब लेस हूँ, कोई ढंग की जॉब नहीं मिल रही, सोचा आपसे मिल लूं। फौजिया ने उन्हें अपनी मजबूरी बता दी। अच्छा किया जो तुम यहाँ आ गई। मुझे विजदान के लिए एक फुल टाइम गवर्नेंस की जरूरत है। आजकल बहुत चिड़चिड़ा हो रहा है, पूरी रात जगाता है। ऐसा करो तुम कल से यहाँ आ जाओ। सुल्ताना ने पेशकश कर दी। वह कई दिन से बीमार चल रही थी। यूं बात तय हो गई। फौजिया को इस जॉब से राहत मिल गई। वह 10 बजे आती और शाम को 5 बजे वापस चली जाती थी। सुल्ताना का ड्राइवर उसे पिक एंड ड्रॉप कर देता था। आहिस्ता आहिस्ता फौजिया ने विजदान को संभालने के साथ साथ घर के छोटे मोटे काम भी अपने जिम्मे ले लिए तो सुल्ताना और भी उससे खुश रहने लगी। अभी तक फौजिया और रज्जाक का आमना सामना नहीं हुआ था। वह जब भी किसी काम से सुल्ताना के बेडरूम में आती तो कीमती फ्रेम में लगी उनकी शादी की तस्वीर देखकर उसके दिल को कुछ होता। वह यहाँ के सुख की इतनी आदी हो गई थी कि अपने घर की गरीबी उसे काट खाने को दौड़ती। छुट्टी का दिन भी यहीं गुजारने को उसका जी करता। पी रज्जाक साहब तो बहुत पी रज्जाक साहब तो बहुत स्मार्ट हैं, मगर आपने क्यों अपना हाल बुरा कर लिया है। फौजिया सुल्ताना को कोरमा सर्व करते हुए बोली। वह में फौजिया की ड्यूटी थी। वह सुल्ताना को सहारा देने के साथ साथ विजदान को भी संभालती थी। सुल्ताना और रईसा को वाकई उस वक्त किसी की मदद की जरूरत थी। सुल्ताना अक्सर उससे अपने दिल की बातें कर लेती। यह रख लो, अपने घर वालों के लिए मिठाई ले जाना। सुल्ताना ने चलते वक्त उसे कुछ रुपए दिए। रज्जाक अहमद ने गाड़ी भिजवा दी थी। फौजिया ने रुपए शुक्रिया के साथ रख लिए। वह जरूरतमंद भी थी। यह मेरा नंबर और एड्रेस रख लो, कभी किसी चीज की जरूरत हो तो अपनी आपी को याद कर लेना। सुल्ताना ने अपना कार्ड उसकी तरफ बढ़ाया और उसकी हिरनी जैसी आंखें चूम कर गाड़ी में जा बैठी। वह सर हिलाकर उन्हें जाता देखती रह गई। कुछ ही दिनों के बाद फौजिया रज्जाक हाउस के सामने खड़ी थी। बीबी, किससे मिलना है? गेटमैन ने उसके मामूली से लिबास पर नजर डालते हुए पूछा। जवाब में उसने वह कार्ड दिखाकर सुल्ताना से मिलने की बात बताई तो गेटमैन ने उसे अंदर पहुंचा दिया। रज्जाक हाउस अंदर से देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। हर चीज बड़ी कीमती, शानदार और खूबसूरत थी। बेडरूम तो जैसे जन्नत बना हुआ था। आओ फौजिया, बैठो, कैसे आना हुआ? सुल्ताना ने बड़े प्यार से उसका इस्तकबाल स्वागत किया था। इतने में एक मुलाजिमा बिना कहे उसके लिए शरबत लंच कर रही थी। तुम ठीक कहती हो, मैं बहुत मोटी हो गई हूँ, वह सर हिलाकर बोली।
यही तो समझा रही हूँ। जरा नजर रखा करें, कहीं कोई लड़की उन्हें ले उड़ी तो हाथ मलती रह जाएंगी। फौजिया ने उनके अंदर शक की पहली चिंगारी डाली। ठीक कह रही हो, आजकल तो रज्जाक मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करते। ले, यह बिरयानी ले। फौजिया ने चमचा भरकर चावल उनकी प्लेट में डाले। वह उन्हें बहाने बहाने से मुर्गगन, आयली खाने खिलाती थी, जानबूझ के। इसी वजह से सुल्ताना मोटी होती चली जा रही थी और वह खुद दुबली पतली। उसने कभी उनसे सादा खाने को नहीं कहा था। बज़ाहिर वह उनसे हमदर्दी दिखाती थी, मगर दिल में कुछ और ही था। वह उसको रज्जाक साहब की नेचर के बारे में बताती रहीं और वह उनका दिल बुरा करने में लगी रहती, जहन में चुपके चुपके दराड़े डालती। उसने हर कीमत पर इस घर की मालकिन बनने का ख्वाब देख रखा था। दौलत के लालच ने उसे साजिशी बना दिया था। मैं कितनी बदकिस्मत हूँ जो बेटों की माँ होने के बावजूद शौहर की मोहब्बत हासिल नहीं कर सकी। सुल्ताना ने दुपट्टे के कोने से आंसू पोंछते हुए कहा, आपी, अब क्या हुआ? खैर तो है? फौजिया ने कपड़े चंज करते हुए मुड़कर पूछा। हाँ, कल उनके दोस्त राशिद के यहाँ जुड़वा बेटियां हुई है। हम वहाँ देखने गए तो रज्जाक ने दोनों बच्चियों को खूब प्यार किया, खूब खुश हुए। सुल्ताना ने रुक कर कहा। अच्छा, फिर क्या हुआ? फौजिया ने दिलचस्पी दिखाई। पता नहीं उनको क्या हुआ। हजार हजार के कई कई नोट बच्चियों की गोद में डाल दिए, फिर कहने लगे, अगर कोई एतराज न हो तो एक बच्ची हमें दे दो राशिद। इसकी तालीम का तरबियत का सारा खर्चा हम करेंगे, तुम्हें भी खुश रखेंगे हर तरह। यह सुनते ही रशीद तो चुप रहे, मगर उनकी बीवी बहुत नाराज हो गई। हम गरीब हैं तो क्या हुआ? औलाद कोई बांटने की चीज होती है, सुल्ताना ने उदासी से बताया। अच्छा, यह तो वाकई दुख की बात है, फौजिया ने हमदर्दी दिखाई। हम वहां से शर्मिंदा शर्मिंदा उठे, पूरे रास्ते उनका मुंह बना रहा। एक बार फिर उन पर बेटी का भूत सवार हुआ। रात को सोने से पहले कहने लगे, अगर बेटी हासिल करने के लिए मुझे दूसरी शादी भी करना पड़ी तो वह भी कर लूंगा। सुल्ताना बेचैनी से हाथ मलते हुए बोली। फौजिया अंदर अंदर खुश हो गई। इस बात से उसे अपने लिए उम्मीद की किरण नजर आने लगी थी। विजदान अब कुछ समझदार हो गया था। फौजिया डरती थी कि कहीं अब उसकी जाब खत्म न हो जाए, इसलिए कदम जमाने के लिए मौका ढूंढने लगी। दिमाग तेजी से काम करने लगा। उसे किसी भी तरह रज्जाक के करीब पहुंचना था। एक दिन फौजिया ने सुल्ताना को पट्टी पढ़ाई कि वह किसी तरह उसकी नौकरी रज्जाक साहब के दफ्तर में करवा दे, ताकि वह उन पर नजर रख सके। सुल्ताना के दिल को यह बात छू गई। फिर कुदरत ने एक मौका खुद ही दे दिया। असल में रज्जाक साहब की पुरानी सेक्रेटरी मारिया को मैनेजमेंट के एक कोर्स के सिलसिले में दुबई जाना पड़ गया। उसने 1 महीने की लीव ले ली। रज्जाक साहब परेशान हो गए। तभी वक्ती तौर पर उन्हें दूसरी सेक्रेटरी की जरूरत महसूस हुई। फौजिया को जब यह बात मालूम हुई तो उसने सुल्ताना को अपने लिए पटा लिया। उन्होंने झट फौजिया की सिफारिश कर दी। 1 महीने की तो बात है, फौजिया को रख लें। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। मुझे अपने ऑफिस के लिए एक प्रोफेशनल सेक्रेटरी की जरूरत है, किसी नर्स की नहीं। रज्जाक साहब ने फौरन इनकार कर दिया। एक बार फौजिया से मिलकर तो देखें, वह बहुत टैलेंटेड है। अगर आपको सूट न करे तो मना कर दीजिएगा। बीवी के जोर देने पर वह आधे राजी हो गए। सुल्ताना ने दूसरे दिन उन दोनों की मुलाकात करा दी। रज्जाक साहब फौजिया का हुस्न, ब्यूटी देखकर हैरान रह गए। उन्होंने पहले कभी उसे गौर से देखा ही नहीं था। इस वक्त वह ब्लैक जीन्स पर कढ़ाई वाला ग्रीन कुर्ता पहने काफी स्टाइलिश लग रही थी। हाई हील में उसका लंबा कद और भी ऊंचा लग रहा था। सीधे चमकदार बालों को कमर पर फैलाए वह क़यामत ढा रही थी। आज उसने मेकअप भी बड़े सलीके से किया था, इसलिए उसके हुस्न में 4 चांद लग गए थे।
वह उन पर छा सी गई। रज्जाक साहब ने उसे तारीफी नजरों से देखा तो वह समझ गई कि तीर निशाने पर बैठा है। दूसरे दिन रज्जाक साहब ने बीवी पर एहसान रखते हुए फौजिया को 1 महीने के लिए अपॉइंट कर लिया तो फौजिया खिल उठी। आपी, अब साहब मेरी निगाहों में रहेंगे, मैं उन्हें इधर उधर भटकने नहीं दूंगी। फौजिया ने सुल्ताना को मुतमिन कर दिया। अब उन्हें उसकी नीयत का क्या पता था, पता होता तो कभी भी उसकी बातों में न आती। ऑफिस में कदम रखते ही फौजिया ने आहिस्ता आहिस्ता रज्जाक साहब पर अपनी मोहब्बत का जाल फेंकना शुरू कर दिया। उसने बड़ी चालाकी से पहले ही सुल्ताना से रज्जाक साहब की पसंद नापसंद के बारे में पूरी मालूमात हासिल कर ली थी। यहाँ उसका फायदा उठाया। वह उनकी पसंद के हर अंदाज को अपनाकर उन्हें चौंकाने पर मजबूर करती। वह धीरे धीरे सराहने लगे। वह जब सच संवर कर उनके सामने आकर बैठती तो वह उसे देखते रह जाते। उसकी साहिराना जादुई अदाओं से आखिर कहाँ तक बचते। फौजिया ने जब महसूस किया कि लोहा पूरी तरह तप गया है तो उसने बिना बताए 2-4 दिन की छुट्टी कर ली। वह उनकी बेताबी को और आजमाना चाहती थी। फौजिया के बगैर अब रज्जाक साहब का एक दिन काटना मुश्किल हो गया। उन्होंने एक के बाद एक उसके घर पर कई फोन कर डाले मगर फोन बंद जा रहा था। रज्जाक साहब की भूखी प्यास उड़ गई। मजबूर होकर उन्होंने सुल्ताना से उसके घर का पता मालूम किया। दूसरे दिन ड्राइवर को उसके घर भेजने का सोच ही रहे थे कि वह आ गई। रोती बिसूरती रज्जाक साहब तड़प उठे। क्या हुआ फौजी? यह क्या हालत बना रखी है तुमने, मुझे बताओ। वह बेताबी से उसका बाजू थामे पूछ रहे थे। अपने रुमाल से उसके आंसू साफ किए। सर सर वह घर वाले। वह रुक कर फिर सिसक पड़ी। हाँ हाँ बोलो। क्या घर वाले? सर वह मेरी जबरदस्ती शादी तय कर रहे हैं। वह रोते हुए उनके सीने पर सर टिका गई। तो तुम क्या चाहती हो? उन्होंने उसे थपका। सर मैं किसी और को चाहती हूँ। उसने सर उठाकर भगी आंखों से उन्हें कुछ इस तरह देखा कि उन पर बिजली गिर पड़ी। घबरा कर बोले, कौन है वह खुश नसीब जिसे तुम इतना चाहती हो? सर वह 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 झिझक कर शर्मीले अंदाज में इतना ही कह सकी। बताओ बताओ मुझे। वह और बेकरार हुए। सर वह आप हैं क्या? मारे खुशी के उन्होंने उसे अपनी बाहों में कस लिया। दिल बुरी तरह धड़क उठा। काफी देर तक वह उसे अपने करीब किए खड़े झूमते रहे। फिर उसका चेहरा हाथों में लेकर बोले, तुम्हें पता है फौजी, मैं 3 बच्चों का बाप हूँ। मैं आपकी मोहब्बत में सुल्ताना आपी और बच्चों को भी अपना लूंगी। आप नहीं तो कोई नहीं। मैं मर जाऊंगी। आपने जादू कर दिया है इस कमजोर लड़की पर। वह फिर सिसक पड़ी तो वह मुस्कुरा दिए और यूं फौजिया अपने मकसद में कामयाब हो गई। एक दिन फौजिया के घर वालों की मौजूदगी में सादगी से निकाह हुआ और रज्जाक साहब उसे एक शानदार फ्लैट में ले गए। यह काम इतनी खामोशी से हुआ कि किसी को कानों कान खबर न हुई। चुपचाप ही फौजिया ने सुल्ताना से कांटेक्ट खत्म कर लिया। सुल्ताना शौहर के बदले बदले रंग ढंग से परेशान थी। रज्जाक साहब पर फौजिया की जवानी का नशा चढ़ा हुआ था। अब वह काफी देर से घर लौटते थे और आते ही मुंह मोड़ कर सो जाते थे। सुल्ताना इस बात पर भी हैरान थी कि आखिर फौजिया गई तो कहाँ गई। फोन पर वह मिलती न थी और घर का एड्रेस बदल चुका था। फौजिया ने अनुषा की पैदाइश तक अपनी शादी की खबर छुपा कर रखी। रज्जाक साहब बेटी पाकर खुशी से पागल हो गए। अपनी पोजीशन मजबूत देखकर फौजिया ने रज्जाक साहब पर जोर डाला कि अब सुल्ताना को सब कुछ बता दिया जाए। मगर रज्जाक साहब नहीं माने तो वह खुद ही अनुषा को लेकर रज्जाक हाउस पहुंच गई। सुल्ताना इतने दिनों के बाद उसे देखकर हैरान रह गई। वह बड़ी गर्म जोशी से उससे मिली। अनुषा को गोद में लेकर प्यार किया और उसके पापा का नाम पूछा तो फौजिया ने बड़े फख्र से बताया, रज्जाक अहमद। क्या
कौन रज्जाक? वह एकदम ठंडी पड़ गईं। दिल जोर से धड़का। आपके शौहर, शहर के बड़े बिजनेस मैन। फौजिया ने बेधड़क तस्दीक कर दी। सुल्ताना एकदम भड़क उठीं। तुम आस्तीन का सांप निकली। दोस्त बनकर दुश्मनी दिखाई। कहते हुए एक जोरदार तमांचा उन्होंने उसके गाल पर दे मारा। फौजिया गाल पर हाथ रखे, होंठ भींचे उन्हें घूरती रही। अनुषा एकदम जोर जोर से रोने लगी। सुल्ताना सुर्ख चेहरा लिए देर तक चीख चिल्लाकर अपनी भड़ास निकालती रहीं। आपी, शुक्र करो कि मेरी वजह से तुम अभी तक उनकी बीवी हो। मैं अगर चाहती तो तुम्हें तलाक दिलवा सकती थी, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। शुक्र मनाओ मेरा। उनके चुप होते ही फौजिया बड़े आराम से बोली थी। सुल्ताना के दिल को जबरदस्त धक्का लगा। वह त्योरा कर गिरी और बेहोश हो गई। यह औरत बहुत ही बेवकूफ है। अब मुझे इस घर में कदम जमाने के लिए कुछ और सोचना पड़ेगा। फौजिया ने सर को झटका दिया और पलट कर देखे बगैर वापस आ गई। रज्जाक साहब को भी फोन पर बता दिया कि वह उन्हें अपनी शादी की खबर सुना आई है। रज्जाक साहब भागकर घर पहुंचे तो तीनों बच्चों और नौकरों को सुल्ताना के बेड के आसपास खड़ा पाया। इतने दिनों का साथ था। उन्हें एकदम शर्मिंदगी ने आ घेरा। सुल्ताना का हाथ थाम कर कुछ कहना चाहा तो उन्होंने हाथ छुड़ा लिया। जानो तुम सब बाहर। मैं ठीक हूँ, सोना चाहती हूँ, सुल्ताना ने कमजोर लहजे में कहा और कुछ इस अंदाज से रज्जाक साहब की तरफ देखा कि वह सर से पैर तक हिल गए। दूसरे ही लम्हे सुल्ताना ने आखिरी हिचकी ली और हमेशा के लिए सो गईं। उनके दिमाग की रग फटने से मौत हो गई थी। सुल्ताना के इंतकाल के बाद रज्जाक साहब के सामने बच्चों की देखभाल का मसला था। इरफान तो फिर भी समझदार था, मगर अयान और विजदान माँ को याद करके खूब आंसू बहाते। उन्हें खुद अनुषा की भी याद आती। वह बच्चों को तन्हा छोड़कर फौजिया के पास जाकर कैसे रहते। उन्हें अब यही मुनासिब लगा कि वह अपनी और फौजिया की शादी का बाकायदा ऐलान कर दें। रईसा जो नवासों को संभालने के लिए यहाँ रुकी हुई थी, दामाद की दूसरी शादी का सुनकर हैरान रह गई। सदमे पर सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ तो गांव वापसी का इरादा किया और बच्चों को अपने साथ ले जाने की जिद करने लगी। फौजिया ने रज्जाक साहब का दिल शीलने की खातिर तीनों बच्चों को फौरन फौजिया ने रज्जाक साहब का दिल जीतने की खातिर तीनों बच्चों को फौरन ही अपनी बाहों में समेट लिया और रईसा का हाथ थाम कर यकीन दिलाया कि वह इन बच्चों को सगी माँ से बढ़कर प्यार देगी। रज्जाक साहब ने मोहब्बत से जवान और हसीन बीवी को देखा। रईसा ठंडी सांस भरती हुई वहां से चली गई। बेटी की मौत के बाद यह बड़ा सा घर उनको काटा खाने को दौड़ता था। सुल्ताना की यह अच्छाई थी कि उसने कभी बच्चों के सामने बाप का रोना नहीं रोया था। वह नहीं चाहती थी कि बच्चों का ज़हन खराब हो, इसीलिए उन्हें सौतेली माँ के साथ एडजस्टमेंट में ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई। फौजिया छोटे से घर से एकदम इतने बड़े घर में क्या आई? उसका दिमाग सातवें आसमान तक जा पहुंचा, मगर अंदर अंदर खौफजदा भी थी। उसकी एक ही बेटी थी और रज्जाक साहब के 3 बेटे। जानती थी कि रज्जाक अहमद की जिंदगी तक तो कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। ऐसा न हो कि बेटे बड़े होकर माँ बेटी का हाथ पकड़कर बाहर खड़ा कर दे। माँ की मौत के बाद बड़ा होने की वजह से इरफान बाप के करीब हो गया। रज्जाक के दिल में भी बेटों की मोहब्बत जाग उठी। फौजिया चालाक थी। खतरे की घंटी बजते ही उसने लड़कों पर अपनी मोहब्बत का जाल तेजी से फैलाना शुरू कर दिया। खूब मोहब्बत जताना शुरू कर दी। बेटों को समेटकर वह बेटी को रज्जाक साहब की तरफ धकेल देती तो वह खुश हो जाते। वैसे भी अनुषा उन्हें बहुत प्यारी थी। रफ्ता रफ्ता वह उनकी कमजोरी बनती चली गई। फौजिया ने ऐसा दिखावा किया कि शौहर को मुट्ठी में लेकर दम लिया। जवानी अपनी मर्जी से गुजारी, पैसा दोनों हाथों से समेटा और अपना अकाउंट भर लिया। इसी बीच इरफान को अपनी क्लास फेलो सलमा पसंद आ गई। वह उससे शाह पर अड़ गया। रज्जाक साहब को निचली फैमिली की सलमा पसंद न थी।
वह किसी तरह भी इस शादी पर तैयार न थे, मगर फौजिया ने इरफान को सपोर्ट किया और रज्जाकू साहब को समझा बुझाकर इरफान की शादी सलमा से करवा दी। इरफान को कारोबार में कोई दिलचस्पी न थी, वह बाप की दौलत पर ऐश कर रहा था। इसी वजह से रज्जाक साहब उससे नाराज रहते थे। आखिर बोलना चालना भी बंद कर दिया। वह दुखी रहने लगे और इस दुख और बीमारी ने एक दिन चुपके से उनकी जान ले ली। इरफान बाप के इंतकाल के बाद सलमा के उकसाने पर अपना हिस्सा लेकर अलग हो गया। इरफान के जाने के बाद फौजिया ने सुख की सांस ली। वैसे भी सलमा से उसकी नहीं बनती थी। इरफान के बाद अयान घर का बड़ा बेटा बन गया। वह काफी समझदार और संजीदा था। उसने अच्छी तरह बाप का कारोबार हैंडल ही नहीं किया, बल्कि उसकी गिरती हुई साख भी संभाल ली। विजदान की नेचर अलग थी। वह फौजिया से ज्यादा अपनी मरहुमा नानी के गांव में गुजारना पसंद करता था, जबकि अनुषा को बाप के लाड ने बिगाड़ दिया था। यही वजह थी कि फौजिया जल्द से जल्द उसकी शादी करके चलता कर देना चाहती थी, क्योंकि उसकी माँ से बनती ही न थी। आखिर फौजिया ने परेशान होकर उसकी शादी अपने भांजे अराफात से कर दी। वह गरीब लोग थे। फौजिया ने सोचा या कि वह लोग उनसे दबकर रहेंगे और अनुषा को परेशान नहीं करेंगे, वह सुख से रहेगी। मगर शादी के बाद अनुषा की खाला राहिमा ने माथे पर आंखें रख ली। बहन का ख्याल एक तरफ रखकर रिवायती सास बन गई। अराफात को भी ऐसी पट्टी पढ़ाई कि वह माँ के कहने पर चलने लगा। ससुराल वाले अनुषा की ज़बान और फूहड़पन से किलसते थे। रोज के झगड़ों से जब बात ज्यादा बिगड़ने लगी तो अनुषा का ज्यादा वक्त मैके में गुजरने लगा। अनुषा ने अपनी शादी से पहले सलमा की नाक में दम कर रखा था, अब वह अनम का जीना हराम कर रही थी। अनम अयान की बीवी थी।